हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंद। और आज की इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखने वाले हैं अबाउट द DFIR, जो कि है आपका डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। नाउ क्या है इसके एक एक डिस्कस करते हैं। टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, क्यों काम में आता है और आपके लिए कितना ये यूजफुल होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन में जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, विच इज introduction of DFIR, some basic concepts of use in the DFIR field, the incident response processes used in the industry, and some of the other tools used by the DFIR. सो सिंपल सा हमारा ऑब्जेक्टिव है, DFIR क्या है, कैसे काम में आने वाला है। क्योंकि डिजिटल फोरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स आपके जितना आप इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए काम में लेते हैं, उतना ही आपका आईटी फील्ड के अंदर भी काम में आता है। अगर आप पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए, मतलब ये जो फील्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी अगर इंसिडेंट हो जाता है, सो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए या फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको आईआर की नीड होती है। जहाँ पे आपके ये जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो टीम होती है वो वहाँ पे एक्टिव होती है। सेम चीज़ अगर मैं डिजिटल फोरेंसिक्स की बात करूँ, सो अगर आप पुलिस ऑफिशियल्स के साथ हेल्प कर रहे हो या फिर किसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो यहाँ पे आपके डिजिटल फोरेंसिक्स काम में आता है। सो नाउ देखते हैं आगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल, द नीड ऑफ DFIR। नाउ व्हाट इज DFIR? सो एज ऑलरेडी मेंशन, हमने पहले ही देखा। सो DFIR है आपका डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इस फील्ड के अंदर हम लोग एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जिन्हें बोला जाता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स के बारे में हम आगे भी देखते हैं कि आर्टिफैक्ट्स एक्चुअली होते क्या है। बट इन शॉर्ट, जो भी आपके एविडेंस होते हैं आप उनको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे से आपके सिंपल आपके रजिस्ट्री की हो, आपका कोई टाइम स्टैम्प हो। जो डिजिटली जो भी एविडेंस होता है वो सभी आपके आर्टिफैक्ट्स के अंदर आता है। इन सभी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है और प्रूफ करने के काम में आता है कि इंसिडेंट क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ रैंसमवेयर अटैक होता है तो उसका रीज़न क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फिक्स टाइम पे चलते हैं और फिक्स टाइम के बाद लाइक ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कुछ भी डेटा आपका अगर रैम के अंदर है या वोलेटाइल मेमोरी के अंदर है, तो वो वहाँ पे आपका फ्लैश हो सकता है। अगर आपको यूएसबी पेन ड्राइव प्लग इन करते हैं, सो यूएसबी के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो ऐसे करके आपके पास अलग अलग आर्टिफैक्ट्स होते हैं। सो अब से जो हम टर्म यूज में लेंगे, विच इज आर्टिफैक्ट्स, दैट्स मीन आपका एविडेंस। द नीड फॉर द DFIR। DFIR की नीड क्यों हुई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, DFIR की नीड है टू फाइंडिंग एविडेंस। जो भी आपका अटैक हुआ है, जैसे हमने अभी रैंसमवेयर का एग्जांपल देखा, सो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए DFIR यूज में लिया जाता है। जो भी अटैकर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइम फ्रेम के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था। लेट्स से अगर आपके 1000 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर, सो उन 1000 में से किसने ये इंसिडेंट परफॉर्म किया था या किसकी वजह से हुआ था या इसका कोज क्या था। देन फाइंडिंग द लूप होल्स, कि कुछ लूप होल रह गया हो आपके सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से आपका इंसिडेंट हो जाए, तो वहाँ पे आपके पहले से ही ये तैयारी की जाती है। एंड तैयारी करने के बाद में देखते हैं कि इस लूप होल को हम पेच कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी जो लाइकलीहुड होता है, दैट्स मीन कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है, वो आपके यहीं पे ही काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विंडोज 7 यूज में लेते हैं अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बंद कर दिया है, बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे विंडोज 7 यूज में लेना है। सो इस केस के अंदर आप इस पे जो भी आपका इम्पैक्ट होगा वो आप एनालिसिस करते हैं कि यस, अगर मैं इसको पूरा पैच कर देता हूँ, हालांकि पैच अवेलेबल नहीं है, सो आपने उसको स्टैंड अलोन सिस्टम पे रख दिया, दैट्स मीन कोई भी अटैकर उसको अटैक नहीं कर सकता, तो उसका इम्पैक्ट वहां पे कम हो गया। सो इस टाइप के आपके लूप होल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जो भी अटैकर है उनका बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए आपके पास ये डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स की एक्टिविटीज को किया जाता है। नाउ हुज परफॉर्म द DFIR? कौन कौन कर सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज DF एंड सेकंड वन इज IR। दैट्स मीन आपका फर्स्ट हो गया डिजिटल फोरेंसिक्स। सो दीज प्रोफेशनल्स आर एक्सपर्ट्स इन आइडेंटिफाइंग फोरेंसिक्स आर्टिफैक्ट्स और एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन डिजिटल डिवाइसेस।
सो यहाँ पे आपके डिजिटल डिवाइसेस को एनालिसिस किया जाता है, जहाँ पे आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं। आपने सीआईडी के अंदर भी देखा होगा, जहाँ पे आपकी एक फोरेंसिक्स लैब है, जहाँ पे वो ऑफिशियली इन सारी चीज़ों को, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड वन इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स। सो इंसिडेंट responders are experts in cyber security and leverage forensics information to identify the activity of interested from a security perspective। यहाँ पे अब जो हम लोग जैसे पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, सो वी गाइज आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लूप होल्स। सो यहाँ पे जो भी आपके इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, सो दोज गाइज आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई रिलेटेड टू देयर लूप होल्स, कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो सकती है जिसके थ्रू इंसिडेंट हो जाए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो उनका काम है वो पूरा डाउन जा सकता है, या फिर बिजनेस कंटिन्यूटी। सो ये मतलब बड़ा प्रोसेस है इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना। अगर इंसिडेंट हो गया तो उस पर रिस्पॉन्स कौन करेगा, उसकी प्रोसेस क्या आएगी, क्या सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट ही उसके लिए लायबल होगा। सो ऐसे करके एक पूरी प्रोसेस की जाती है इंसिडेंट रिस्पॉन्स की, जहाँ पे रिस्पॉन्डर्स यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आपके दो टाइप के हो गए, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। नाउ यहाँ पे आता है व्हाट डज डीएफआईआर स्टैंड्स फॉर। सो हमने यहाँ पे आंसर हमें पता ही है, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। सो द आंसर इज डीएफआईआर स्टैंड्स फॉर this one. Now DFIR requires expertise in two fields. One of the fields in digital forensics and what is the other field? That's mean आपका incident response, क्योंकि एक तो इन्होंने बता ही दिया डिजिटल फोरेंसिक्स एंड सेकंड हो गया आपका this one incident response. Now basics concepts of DFIR, जैसे हमने आर्टिफैक्ट्स के बारे में देखा। सो आर्टिफैक्ट्स आर पीस ऑफ एविडेंस, जहाँ पे आप एविडेंस बोल सकते हैं। आप इनको जो भी आपके डिजिटल एविडेंस हो गया, आप उन्हें आर्टिफैक्ट्स भी बोल सकते हैं। सो जब भी डीएफआईआर को परफॉर्म किया जाता है, सो वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है आपकी एक्टिविटीज, जो भी अटैकर ने एक्टिविटीज की है, एज ए एविडेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने यूएसबी पेन ड्राइव प्लग इन की, उसके बाद पे किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक किया, तो उसकी एक प्रोसेस क्रिएट होती है और उसकी हेल्प से वो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। हो सकता है कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल रन हुई हो, सो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपका एविडेंस हो गया। नाउ उस एविडेंस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। इसके बारे में अगर कुछ आप और पढ़ना चाहते हैं, सो ट्राइहेक्मी के मल्टीपल बॉक्सेस है, विंडोज फोरेंसिक्स 1, विंडोज फोरेंसिक्स 2 एंड लिनक्स फोरेंसिक्स, जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं इफ यू आर लाइक लर्न अबाउट मोर इन डिजिटल फोरेंसिक्स एंड ऑल। सो यहाँ पे आपको विंडोज और लिनक्स दोनों के फोरेंसिक्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, और आर्टिफैक्ट कलेक्ट करके हम लोग डीएफआईआर की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे सेव करके रखते हैं आपके एविडेंस। नाउ इन एविडेंस को प्रिजर्व कैसे किया जाता है? देखो, जब भी कोई एविडेंस को प्रिजर्व किया जाता है, सो उसकी इंटीग्रिटी ध्यान में रखी जाती है। दैट्स मीन अगर मैंने कुछ एविडेंस लिया है, सो जिस टाइम पे हुआ है वो मैं यहाँ पे टाइम फिक्स करके रखूंगा। दैट्स मीन मैं यहाँ पे राइट ब्लॉक करके रखूंगा मेरी डिवाइसेस को, ताकि कुछ भी एक्टिविटीज परफॉर्म ना हो। आपने पेन ड्राइव के अंदर भी देखा होगा कि जब भी आप विंडोज के अंदर प्लग इन करते हो, तो आपकी ऑटोमेटिक पेन ड्राइव ओपन हो जाती है, उसके अंदर कुछ एक हिडन फाइल्स क्रिएट हो जाती है, तो वहां पे आपका एविडेंस खत्म हो जाता है। या फिर सिंपल एग्जांपल देखते हैं, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए होंगे बहुत सारे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ XAMPP डाउनलोड, सो XAMPP के अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे आपको चेकसम में MD5 और SHA-1 दिया हुआ है। दैट्स मीन यहाँ पे आपकी एक हैश वैल्यू दी हुई है। दैट्स मीन अब मैं इसको जब डाउनलोड करता हूँ और मैं इसकी जब हैश वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा, तो मेरे पास यही SHA-1 आएगा और यही MD5 आएगा। अगर इसके अंदर कुछ चेंज होता है, दैट्स मीन इंटीग्रिटी पार्ट के अंदर आपके चेंजेस हुए हैं। इन्हीं चेंजेस को बचने के लिए हम लोग एविडेंस प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि इस टाइप के चेंजेस ना हो, इस टाइप के अल्टरेशन ना हो। सो टू एंश्योर द इंटीग्रिटी वी यूज द एविडेंस प्रिजर्वेशन प्रोसेस, जहाँ पे आप मल्टीपल कॉपीज बना के रख सकते हैं कि अगर इन केस आपकी एक एविडेंस खराब हो जाए तो दूसरा एविडेंस आपके काम में आ जाए, या फिर आप उनके हैश वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। सो आप इमेज फाइल क्रिएट करके रख सकते हैं। सो मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आते हैं टू प्रिजर्व द योर एविडेंस। नाउ थर्ड वन इज चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी के अंदर जब भी आप एविडेंस को जब आइडेंटिफाई करना चालू करते हैं, आइडेंटिफाई करने से लेके आपको प्रिजर्व करने तक की जो भी आपकी प्रोसेस होती है, उस चीज को मेंटेन करके रखना कि किस टाइम पे क्या एक्टिविटी हुई थी, क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया था,
कहाँ पे आपको क्या चीज मिली थी, ये सभी आपके चेन ऑफ कस्टडी के अंदर आता है। सो टू मेंटेन दिस इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस इज द चेन ऑफ द कस्टडी। जहाँ पे आप जब एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं, सो वहाँ पे आप एक सिक्योर कस्टडी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब भी सो फॉर एग्जांपल आपको जो एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली थी, किस ड्राइव के अंदर मिली थी, किस फोल्डर के अंदर मिली थी, वो आपने मेंशन किया। सो एक प्रॉपर आपका एक पूरी कस्टडी, मतलब एक पूरी चेन क्रिएट की हुई है। नाउ थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी। सो जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ऐसी कुछ जैसे रैम है, जहाँ पे जैसे ही अगर आप पावर ऑफ कर देते हैं सिस्टम को, तो इसका डेटा डिलीट हो सकता है। सो ऐसे जो भी एविडेंस हम लोगों को ध्यान देने होते हैं, जो कि टाइम पे कैप्चर करने होते हैं। अगर टाइम पे कैप्चर नहीं कर पाते तो वो एविडेंस खत्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे रैम हो गया, आपके हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गया, तो हो सकता है अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो डायरेक्ट आपका जो भी एविडेंस है वो वहाँ पे आपका रिमूव हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, आपका एविडेंस खराब हो सकता है। नाउ टाइमलाइन क्रिएशन। टाइमलाइन क्रिएशंस के अंदर आप पूरा एक स्टेप लिखते हैं जो आप चेन ऑफ कस्टडी के अंदर यूज में लेते हैं। चेन ऑफ कस्टडी के अंदर आप फिक्स एक टाइम के साथ आपकी प्रोसेस यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। Now complete the timeline creation of exercise in the attached static side. What is the flag for your get after completion? Okay. So यहाँ पे मेरे पास view side का option है। So view side के अंदर आता है we have observed a malicious alert on our SIEM dashboard. It seems like someone was downloading a malicious package. Okay. Then click on the alert below to add it your timeline spreadsheet. So यहाँ पे आपका SEM आपका एक डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपके इंसिडेंट से रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ पे आपके डेट है, मैसेजेस है। नाउ टाइम डिस्क्रिप्शन एंड सोर्स अटैक टाइमलाइन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल May 24, यहाँ पे आपको एक अलर्ट लॉग मिला। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरी अटैक टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे ऐड हो गया। Then second one is, since we identifying an IP address in the alert, we filtered all the traffic related to the IP address in the SIM dashboard, and we find the malicious IP address connected through an open SSH port in these filter results. Click to add this result to our spreadsheet. Drag the events in the spreadsheet to bring them in ascending order of time. So ascending order के हिसाब से रखना है हमें। सो यहाँ पे अपने पास SSH कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, दैट्स मीन आपका 9:30 ऊपर आएगा 12:30 से। सो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करते ही मैं थर्ड स्टेप पे आ जाता हूँ एंड इट सेड now we check the syslog for the compromised host to see what activity was performed by the attacker that can be of help. Click on the successful login attempt event to be added in the spreadsheet. So यहाँ पे आपके failed logins आ रहे हैं, then मैं यहाँ पे login successful पे just click करता हूँ। क्लिक करने पे and we check the syslog to find out other interesting artifacts from the logs. यहाँ पे आपके process malicious files try to connect to IP address. Okay, so यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। Now order all the events in your attack timeline in spreadsheet. So यहाँ पे आपको spreadsheet के साथ so 9:30 ascending order में रखना है, 20 के बाद 22. Now I got that flag value, so just copy, then paste and submit. Okay, so we have done with our task. The first one is already completed. Now the DFIR tools. So यहाँ पे आपके DFIR tools के बारे में बता रहे हैं, तो multiple tools है, like एरिक जिमरमैन्स टूल्स आपके है, कैप है, ऑटोप्सी है। सो आई थिंक आपने ऑटोप्सी के बारे में सुना होगा, क्योंकि जब हम ओसिंट वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आप ऑटोप्सी यूज में लेते हैं कई बार। वॉलिटिलिटी, रेड लाइन, वेलोक्रिपेटर। सो ऐसे करके आपके पास मल्टीपल टूल्स है, जहाँ पे इनके बॉक्सेस दिए हुए हैं। अगर आप इन टूल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लाइक कैप रूम हो गया आपका, वॉलिटिलिटी के लिए हो गया, ऑटोप्सी रूम्स हो गए आपके, रेड लाइन एंड देन वेलोक्रिपेटर। Now check the room. Okay,
सो कंप्लीटेड टूल्स के बारे में आप देख सकते हैं। नाउ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस, यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं कि किन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है विच इज नेस्ट। सो नेस्ट के बेसिस पे भी है। सो नेस्ट पे यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाए, वो रेफरेंस वेबसाइट आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको नेस्ट से पूरा स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जहाँ पे आप इसके बारे में और चीज़ें देख सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड कैसे काम कर रहा है। बट इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताता है कि ये 4 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है, विच इज प्रिपरेशन, डिटेक्शन एंड एनालिसिस, containment, eradication and recovery and the post incident activity। सेम चीज आपके सांस की भी है, जहाँ पे भी आपके पास रेफरेंस वेबसाइट है, व्हाइट पेपर दिया हुआ है। यहाँ की स्टेप्स है आपकी प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट, एरेडिकेशन, रिकवरी एंड लेसन्स लर्न। सो जो भी स्टैंडर्ड्स आप यूज में लेते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज में लेती है, वो इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे फॉलो कर सकती है आपके इंसिडेंट रिस्पॉन्स को। नाउ अलग अलग स्टेप्स है जहाँ पे आपको बताते हैं, जो हमने देखा था सांस का, तो इन सांस का देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन। सो एज डिफाइंड द वर्ड प्रिपरेशन, आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है जब भी आप कुछ भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए जो भी आपकी जरूरत की है। आपके लाइक लोग, एम्प्लॉयज, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, वो आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड वन इज आइडेंटिफिकेशन। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हमारे फॉल्स पॉजिटिव्स को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गई। सो यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उन सारे पार्ट्स को हटा देते हैं कि ये काम का है या ये काम का नहीं है। देन थर्ड वन इज कंटेनमेंट। सो जैसे कंटेनमेंट वर्ड है आपका मेन किसी चीज को रोकना। सो इंसिडेंट पे यहाँ पे इस चीज को सबसे पहले रोका जाता है। यह आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है आपके। सो जो भी आपको थ्रेट मिले हैं उनके बेसिस पे हम लोग कंटेंट करते हैं हमारे इंसिडेंट को। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि कोई प्रोसेस लंबी जाने वाली है कुछ भी इंसिडेंट की, तो वो आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है इसके कंटेनमेंट के लिए। या फिर अगर जैसे रैंसमवेयर अटैक हुआ है, सो यहाँ पे आपको लाइक इमिडिएटली स्टॉप करना होता है, अदरवाइज सारे सिस्टम आपके मतलब इन्फेक्ट हो जाते हैं। सो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको लाइक शॉर्ट टर्म कंटेनमेंट करना होता है, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करके सबसे पहले इस चीज को रोकते हैं कि अगर कुछ भी इंसिडेंट हो गया, सो लेट से आपने पूरा नेटवर्क डाउन कर दिया ताकि ये और ना फैले। फोर्थ वन इज एरेडिकेशन, जहाँ पे आप नेटवर्क के अंदर लाइक परफॉर्म करते हैं इफेक्टिवली जो भी कंटेंट आपने किया है, एंड मतलब कंटेंट करने के बाद में और एरेडिकेशन से पहले जो भी आपकी प्रोसेस होती है वो आप इस स्टेप पे फॉलो करते हैं। सो इन दिस केस इट शोज फॉर एग्जांपल इफ द एंट्री पॉइंट ऑफ द थ्रेड एक्टर इज द नेटवर्क इज नॉट प्लग, द थ्रेड will not be effectively eradicated and actor can be gain the foothold again। फिफ्थ वन इज रिकवरी। सो रिकवरी के अंदर जो भी थ्रेड को रिमूव किया गया है नेटवर्क से, तो जो भी आपका डेटा लॉस हुआ है क्या वो वापस आ सकता है, जो बैकअप वगैरह थे, यहाँ पे हम लोग उस चीज पे रिकवरी परफॉर्म करते हैं कि इज इट पॉसिबल टू रिकवर ऑल द थिंग्स, कि जो भी आपका किसी वायरस से जो अटैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक हुआ है, उससे हम रिकवर कर सकते हैं या नहीं। सो दिस पार्ट इज कवर्ड इन रिकवरी पार्ट। देन लेसन लर्न, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सांस। सो सांस बोलता है कि जो भी आपका इंसिडेंट हुआ है उससे सीख के आप उन्हीं से रिलेटेड अलग से पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। सो जैसे अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी फिशिंग मेल पे क्लिक किया और वहाँ के यूजर क्रेडेंशियल्स चले गए, तो वहाँ पे जो इंसिडेंट आइडेंटिफाई हुआ, दैट्स मीन एम्प्लॉय को लाइक लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द लिंक की HRF क्या होता है, और लिंक पे क्लिक किया जाए नहीं किया जाए, HTTPS वाली वेबसाइट पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो ऐसे करके उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ताकि अगली बार से इस टाइप की एक्टिविटीज ना हो। सो दिस पार्ट इज कवर्ड इन लेसन लर्न। नाउ द आंसर द क्वेश्चंस बिलो। एट व्हाट स्टेज ऑफ द IR प्रोसेस आर disrupted service brought back online as they were before the incident? सो वापस से लाने के लिए obviously it's recovery। At what stage of the incident response process
is the threat evicted from the network after performing from the forensics analysis? So answer is, what is the next equivalent of the step called lesson learned in the SANS process? So answer is, and last is conclusion. So conclusion is, we learn what DFI are and where it is used. We learn why we need to perform DFIR. सो हमने इस बारे में सारी चीजें देखा। जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो आप टूल्स के बारे में देख सकते हैं जिनके अलग अलग बॉक्सेस है, और उन बॉक्सेस के बेसिस पे आप उन टूल को सीख सकते हैं। नाउ जॉइन द डिस्कशन इन आवर सोशल चैनल। ओके, सो लेट्स कंप्लीट इट। सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस बुक्स। सो आई होप आपको डीएफआईआर के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, समझ में आया होगा कि डीएफआईआर क्या है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्यों यूज में लिया जाता है, और डिजिटल फोरेंसिक्स से कैसे ये अलग है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जहाँ पे हम कोई नई चीज सीखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पार्ट।